मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क, जिसकी लगभग 67 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को बेहद कीमती माना जाता है। यहाँ स्पेस की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी से घिरे इस शहर में बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो ऊपर की तरफ, वो भी तब जब आपको बनाने की जगह मिल जाए। मैनहट्टन में एक बड़ा प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग 100 सालों से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती रही हैं। इसलिए जब भी हमें कोई बड़ा प्लॉट मिलता है तो अक्सर वो एक रेल रोड यार्ड ही होता है। ये बड़े रेल रोड यार्ड्स भले ही खाली हों, लेकिन इन पर रेलवे ट्रैक्स का जाल बिछा है। इस पर बिल्डिंग बनाना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अब मैनहट्टन के पश्चिमी इलाके में काबिल इंजीनियर्स इस चुनौती को पूरा करने वाले हैं। हडसन यार्ड्स अमेरिका का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जिसे एक वर्किंग रेल यार्ड के ठीक ऊपर बनाया जा रहा है। इस साइट पर इंजीनियरिंग बहुत कमाल की है। यहां सिर्फ एक सिंगल पीस ही नहीं बनाया गया है, हमने कई पीसेस को बनाकर उन्हें साथ में जोड़ा है। हम यहां सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं बना रहे, बल्कि उसके नीचे उसे सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। और जब आप वेस्टर्न रेल यार्ड्स पर ट्रेन्स को चलते हुए देखते हैं, तब आपको एहसास भी नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है। इस लोकेशन पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 स्काईस्क्रेपर्स बनाए जाएंगे। उनके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जेफ बटलर संभाल रहे हैं। इनमें से हर एक बिल्डिंग अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ पर 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा रिटेल स्पेस है। यहाँ करीब 50 लाख स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल स्पेस और 1 करोड़ स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। न्यूयॉर्क में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, पर मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा और बेस्ट है। एक वर्किंग रेल यार्ड पर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाने वाला हडसन यार्ड मैनहट्टन के वेस्ट साइड में कुल 28 एकड़ का एरिया कवर करता है। इसमें कई बड़े स्ट्रक्चर्स को एक साथ बनाया जा रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क का तीसरा सबसे ऊंचा टावर भी शामिल है। यहाँ एक आर्ट्स वेन्यू होगा जो इसकी शान होगा, और एक ब्रांड न्यू पार्क जो इसमें 4 चांद लगा देगा। जब हडसन यार्ड्स पूरा हो जाएगा, तब यहाँ पर रोजाना 1,25,000 लोग काम करेंगे और रहेंगे। ये शहर के अंदर एक और शहर जैसा होगा। लेकिन इस बड़े $25 बिलियन के प्रोजेक्ट में कई इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क का सबसे ऊंचा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन डेक कैसे बनाया जाए। हम करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर हैं, तो ऐसे मामले में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ही मुश्किल था। पावर कट से जूझ रहे शहर में इंजीनियर्स हडसन यार्ड्स को हर पल काम करने लायक कैसे बनाएंगे। हडसन यार्ड्स में जो फर्म्स होंगी, उन पर हमेशा पावर कट का खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो इसकी साइट से ही जुड़ी हुई है। जे क्रॉस शुरुआत से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। इस जमीन का जो प्लॉट है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। वेस्ट साइड यार्ड्स को कभी उस नजर से देखा ही नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ट्रैक्स थे। 7 सिटी ब्लॉक्स के बराबर वेस्ट साइड यार्ड पेन स्टेशन की रेलवे साइडिंग्स की तरह इस्तेमाल होता था। इसके ट्रैक्स पर ट्रेन्स के चलते हुए इस पर कंस्ट्रक्शन करने का अनोखा प्लान बनाया गया। इसमें इंजीनियरिंग चैलेंजेस काफी बड़े थे, लेकिन एक वर्किंग रेल यार्ड पर कुछ बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें इसे पूरा करना ही है। पर 30 एक्टिव ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर कुछ बनाना कैसे मुमकिन है? इसका जवाब शायद मैनहट्टन से 1207 किलोमीटर पश्चिम में मिलेगा। आर्किटेक्ट मार्टी सैंडबर्ग अभी शिकागो में हैं, ये जानने के लिए कि एक महत्वाकांक्षी न्यूज़पेपर कंपनी को इस बेहद कम जगह वाले शहर में भी जमीन कैसे मिल गई। 1920 के दशक में शिकागो डेली न्यूज सिटी का बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था, और अपनी इस ग्रोथ की वजह से उन्हें पुरानी बिल्डिंग छोड़कर एक नई बिल्डिंग में जाना था।
पर उस वक्त शहर में नई बिल्डिंग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उस वक्त भी वही समस्या आई जिससे अभी हडसन यार्ड्स की टीम जूझ रही है, रेलवेज। 20वीं सदी में शिकागो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजी रेल रोड हब था। यहां बाकी शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा रेलवे लाइंस थी। पर एक रेल हब होने का नुकसान भी था। शिकागो में हर तरफ रेल यार्ड्स ही मौजूद थे। इससे यार्ड्स नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड में बने हुए थे और भले ही शहर तरक्की करना चाहता, पर ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। पर डेली न्यूज ने इस इंजीनियरिंग चुनौती को पूरा करने का फैसला लिया। तो ये है डेली न्यूज बिल्डिंग। मुझे पुरानी और खूबसूरत लाइमस्टोन बिल्डिंग्स बहुत पसंद हैं और ये उनमें से एक है। रेलवे लाइंस के जाल वाले इस शहर में उन्हें इस तरह की बिल्डिंग बनाने की जगह कहां से मिल गई? इसे मुमकिन बनाने वाला एक लॉ था जिसका नाम था एयर राइट्स। डेली न्यूज ने रेल कंपनी से उसके ट्रैक्स के ऊपर हवा में बिल्ड करने का राइट खरीद लिया था। ट्रेन्स की एक स्टैंडर्ड हाइट जो पिछले कई सालों से न बदली थी न बदलने वाली है, इसलिए ये तय हो गया कि ट्रैक्स के ऊपर का जो स्पेस है वो जाया हो रहा है, तो न्यूज़पेपर कंपनी को वो स्पेस अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल सही लगा। इस काम को पूरा किया आर्किटेक्ट्स जॉन ए होलेबर्ड और जॉन वेलबॉर्न रूट जूनियर ने। उन्होंने 26 मंजिला टावर ब्लॉक को एक्टिव ट्रैक्स के ठीक ऊपर बना दिया। अगर इस बिल्डिंग को देखें तो इसके नीचे आपको कई सारी रेलवे लाइंस नजर आ जाएंगी। यहाँ काम करने वाले लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो एक एक्टिव रेल लाइन के ठीक ऊपर बैठे हैं। हडसन यार्ड्स के इंजीनियर्स को यही करने की जरूरत है, पर ये काम आखिर हुआ कैसे? तो ये है हमारा शिकागो का सैंडबॉक्स। बस हमें रेलवे लाइंस के बीच में जो जगह है वहां पर 2 की फाउंडेशंस लगानी है। तो इस तरह से हमने 2 ऐसे एरियाज ढूंढ लिए हैं जहां पर हम जमीन में फाउंडेशन को काफी गहराई तक बना सकते हैं और फिर हम अपनी फाउंडेशन को इसमें ड्रिल करके लगा देते हैं। तो अब हमारा ग्राउंड लेवल नीचे नहीं बल्कि यहाँ जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर है। इसके बाद बिल्डिंग को इस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया और उसके वजन को नीचे के पिलर से सपोर्ट किया गया। तो इस तरह से एक ट्रेन यार्ड को शिकागो की सबसे कीमती और काम की जमीन बना दिया गया। शहर को एक नई बिल्डिंग मिल गई, रेलवेज को कोई नुकसान नहीं हुआ, सड़क पर चलने वालों को अब ट्रेन के सामने नहीं आना पड़ता। इस सोल्यूशन से हर किसी को फायदा ही हुआ। होलेबर्ड और रूट की इस कामयाबी से एयर राइट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जिन रेल रोड प्लॉट्स को बिल्डर्स ने नकार दिया था, अब उनकी कीमत लाखों डॉलर्स में पहुंच गई। ये उपाय वैसे तो पेचीदा उपाय है, पर असल में ये बहुत ही सिंपल है। कुछ जीनियस आर्किटेक्ट्स ने इस प्रॉब्लम पर मिलकर काम किया और अब शिकागो का एक हिस्सा इसी तरह से बनाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी में हडसन यार्ड प्रोजेक्ट के लिए अब तक की सबसे बड़ी एयर राइट्स डील की गई। मैनहट्टन के वेस्टर्न रेल यार्ड के ऊपर की जगह के लिए $1 बिलियन की कीमत चुकाई गई। 28 एकड़ में फैले ट्रैक्स पर किसी तरह से स्काई स्क्रेपर्स को बनाया जाएगा। साथ में एक सुपर साइज्ड स्टील स्कल्पचर, काफी सारी पब्लिक बिल्डिंग्स और 14 एकड़ की खुली जगह भी होगी। इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान नीचे की ट्रेन्स लगातार चलती रहेंगी। हमारा काम असल में रेल ट्रैफिक पर ही डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बेसमेंट के ओनर वो हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी है वो हमारा है। इनके 30 ट्रैक्स में से हमें कंस्ट्रक्शन के लिए एक बार में 4 ट्रैक्स बंद करने की परमिशन मिली। जब हम उन्हें बंद करते हैं उसके बाद हम बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस को ट्रैक्स के बीच में लगाकर ड्रिल कर देते हैं। इस विशाल 28 एकड़ साइट में फाउंडेशंस लगाने के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो शिकागो में करीब 100 साल पहले इस्तेमाल हुई थी। सबसे पहले बेडरॉक में 45 मीटर गहरे होल्स ड्रिल किए जाते हैं। यहाँ बेडरॉक जमीन से 75 मीटर नीचे है। इसके बाद इन होल्स में स्टील और कंक्रीट के बड़े सपोर्ट कॉलम्स लगाए जाते हैं जिन्हें केस ऑन्स कहा जाता है। 300 केस ऑन्स इस पूरे प्रोजेक्ट को सहारा देते हैं। ट्रेन ट्रैक्स के बीच सावधानी से लगाए जाने वाले ये कॉलम्स
टावर ब्लॉक्स के स्टील फ्रेम्स का भार सहते हैं। साथ ही साथ ये 40,000 स्क्वायर मीटर के बेस प्लेटफॉर्म को भी सहारा देते हैं, जिस पर बिल्डिंग्स बनाई जानी है। इस कंक्रीट और स्टील प्लेटफॉर्म से ट्रैक्स के ऊपर एक नया ग्राउंड लेवल बन जाता है। ये प्लेटफॉर्म कुछ भी सपोर्ट नहीं करता सिवाय इस खुली जगह के जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। अगर प्लेटफॉर्म को बिल्डिंग्स के नीचे बनाया जाए तो बिल्डिंग्स नीचे ट्रैक्स पर ढह जाएंगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सही फाउंडेशंस बनाने जरूरी हैं। सारा लोड उन पर ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म तो बस बीच की जगह को भर देता है। अब भले ही एक्टिव रेल यार्ड पर एक प्लेटफॉर्म बनाने से बिल्डिंग के लिए नई जगह मिल गई हो, पर यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन्स को अब अंडरग्राउंड ही चलना पड़ेगा। इससे एक नई चुनौती सामने आ गई है। जब ट्रेन्स दिन में पैसेंजर्स को ले जाती हैं तो वो उन्हें पेन स्टेशन पर छोड़ देती हैं और फिर बाकी समय के लिए यहाँ पर पार्क की जाती हैं। उनके इंजन्स चलते रहते हैं और उनकी इस पूरी एक्टिविटी से नीचे हीट बनती रहती है और टेम्परेचर कभी-कभी 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब टीम को रेल यार्ड्स को ठंडा रखने का तरीका चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक शानदार समाधान ढूंढ निकाला। हमारे नीचे इस वक्त 5 जेट इंजन्स लगे हुए हैं। उनकी लंबाई करीब 40 फुट है, उनका डायमीटर करीब 5 फुट है। उन सबको हर एक के बगल में लगाया गया है और वो शाफ्ट से अपना एग्जॉस्ट निकालते हैं। द प्लाजा के वेंटिलेशन शाफ्ट्स 15 बड़े फैन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म के सबसे चौड़े हिस्से के बीच में लगाया गया है। प्रिंसिपल इंजीनियर इलाई गॉटलीब के पास प्लेटफॉर्म के अंदर प्रतिबंधित एरिया में जाने की अनुमति है। यहाँ आकर ये सब देखना सच में एक्साइटिंग है। इसे देखने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। यहाँ आने का एक्सपीरियंस सच में कमाल का है। यहाँ आकर हम स्ट्रक्चर को अंदर से देख पा रहे हैं। हम देखेंगे कि ये फैन सिस्टम कैसे काम करता है। द प्लाजा में फैंस को ट्रेन्स के ठीक ऊपर लगाया गया है। स्वागत है आपका सेंट्रल फैन प्लांट में, जो यार्ड्स के नीचे बनाया गया है। ये नीचे बने 3 फैन प्लांट्स में से एक है। इन फैंस को फैसिलिटी के लंग्स की तरह ही मान सकते हैं। ये उनके तापमान को नियंत्रित करते हैं। रेल यार्ड का एक क्राइटेरिया ये है, हमें उसका तापमान 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो अगर बाहर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है तो रेल यार्ड का तापमान 21 डिग्री से बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये फैंस ट्रेन से बढ़ने वाली हीट को बाहर ले जाते हैं और ताजा हवा को अंदर खींचते हैं ताकि नीचे का तापमान नियंत्रित रहे। और ये बहुत ही जरूरी है। ये फैंस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 7 मिनट के अंदर कूल कर सकते हैं और यहाँ नीचे रेल यार्ड में ताजी हवा भेज सकते हैं। पर हडसन यार्ड्स इंजीनियर्स के सामने आ रही इम्पॉसिबल प्रॉब्लम से प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। यहाँ कुछ भी नया इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास स्पेस बहुत कम है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों का लेवल भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। हमारे पास इस पार्ट का डिजाइन तो था, लेकिन इसे कैसे बनाना है ये नहीं पता था। इसकी ज्यादातर बिल्डिंग्स एक एक्टिव रेल यार्ड पर बनाई गई है, तो सिर्फ इन बिल्डिंग्स को बनाने में ही कमाल की इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है। जब हडसन यार्ड्स का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब ये बहुत शानदार लगेगा। हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला है जिसमें कई अलग अलग पीसेस हैं और हर एक के अपने चैलेंजेस हैं और ये बहुत ही कमाल की बात है। इन्हें हमें साथ में जोड़कर पूरा करना है और सच कहूं तो ये काम सच में बहुत एक्साइटिंग है। इस प्रोजेक्ट के स्काईस्क्रेपर्स में 1.8 करोड़ स्क्वायर फीट का कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस होगा, जिसमें एक स्कूल, 200 रूम्स का एक होटल और एक रिट्रैक्टेबल आर्ट सेंटर भी होगा। ये सब 300 केसॉन्स पर टिके होंगे, जिन्हें ट्रेन ट्रैक्स के बीच लगाया जाएगा। लेकिन एक सेक्शन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये वो सेक्शन है जहां पर सभी ट्रैक्स मिलते हैं और इसे थ्रोट कहा जाता है। इंजीनियर इलाई गॉटलीब इस समस्या का समाधान निकालने वाली टीम के मेंबर हैं। यहाँ से देखने पर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे। इस हिस्से में 4 ट्रैक्स हैं जिनसे ट्रेन्स हडसन यार्ड्स में दाखिल होती हैं। यहाँ पर ट्रैक्स कई बार बदले जाते हैं और इससे वो ट्रेन्स इन 4 ट्रैक से 30 स्टोरेज ट्रैक्स पर चली जाती हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर ट्रैक्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो तो उनके बीच हम एक केस बहुत आसानी से लगा पाएंगे या कुछ भी इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर ये ट्रैक्स एक साथ मिल रहे हैं वहां पर हमारे पास कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट के इस हिस्से पर एक टावर ब्लॉक और एक शॉपिंग मॉल बनाया जाना है। अगर इंजीनियर्स इस 45 मीटर चौड़े गैप पर बिल्डिंग्स के लिए सपोर्ट नहीं बना पाए तो हडसन यार्ड्स को पूरा करने का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा।
इस साइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है हमारे नीचे जो ट्रैक्स हैं। इसकी वजह से ऊपर कुछ बनाने और उसे सहारा देने की संभावना बहुत ही कम हो गई है। क्या इस इम्पॉसिबल चुनौती का समाधान हमें अतीत में मिल सकता है? स्पैनिंग की बात की जाए तो कई ऐतिहासिक ब्रिजेस में इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया था, पर एक्स्ट्रा लोड भी अपने आप में एक समस्या थी। 1297 में स्कॉटलैंड का स्टर्लिंग ब्रिज मजबूती से टिका रहा, पर जब इंग्लिश और स्कॉटिश सिपाही उसके बीचों बीच आए तो वो भी ढह गया। 1444 में वेनिस के रोमांटिक शहर में रियाल्टो ब्रिज किसी वेडिंग को देखने का सबसे अच्छा स्पॉट माना जाता था, लेकिन जब सभी बाराती बीच में आ गए तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अब स्पैन करने के लिए ब्रिज इंजीनियर्स को एक बेहद मजबूत डिजाइन चाहिए था। बस मैं पहुंच ही गया। वाह, जमीन से बहुत ऊपर हूं। फिजिसिस्ट एंड्रू स्टील वोस्टर रेलवे ब्रिज को बहुत करीब से देख रहे हैं। वाह, कितना शानदार व्यू है। क्या ब्रिटिश रेलवे के इस पुराने मगर क्रांतिकारी आविष्कार से हडसन यार्ड्स के इंजीनियर्स की समस्या का हल मिल सकता है? 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूके रेलवे सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। न सिर्फ उनके ट्रैक्स बढ़ गए थे, बल्कि उनकी ट्रेन्स भी बढ़ गई थी और उनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन उन तेज ट्रेन्स का भार भी बहुत ज्यादा हो गया था, जिसका मतलब था कि रेलवे नेटवर्क के ब्रिजेस पर प्रेशर बहुत बढ़ने वाला था। न्यूयॉर्क की तरह यहाँ भी इंजीनियर्स को इस समस्या का हल निकालने के लिए एक बेहद मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत थी। जेम्स वॉरेन एक व्यापारी थे जिन्हें इंजीनियरिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उन्होंने 1848 में एक पेटेंट रजिस्टर किया जिसने ब्रिज डिजाइन को बदल दिया। वो था द वॉरेन ट्रस। ये है वॉरेन का डिजाइन। ये रिपीटिंग पैटर्न जो इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनाया गया है, और वो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके हर साइड की लेंथ सेम होती है। इस तरह के ट्रायंगल से ये डिजाइन बहुत मजबूत बन गया है। अभी मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, और जब भी यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है तो उसका सारा वजन इन बीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनमें से हर एक बीम पर वो लोड बढ़ जाता है, और इसका मतलब ये है कि उस वक्त या तो इन बीम्स पर टेंशन होती है, या ये खिंचती हैं, या कंप्रेस होती हैं, यानी इन पर दबाव पड़ता है। इस वक्त मेरे सर के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन ये ब्रिज अभी भी वहीं टिका हुआ है। इससे पहले कई ब्रिज इंजीनियर्स ने वर्टिकल बीम्स इस्तेमाल की थी, तो ट्रायंगल बनाने से कितनी मजबूती मिलती? ये दोनों एक एक ईंट संभाल रहे हैं। 2 मॉडल ब्रिजेस को ब्रेकिंग पॉइंट तक टेस्ट किया जाएगा। इस सिंपल डिजाइन में सारा का सारा लोड यहाँ लगे इन वर्टिकल बीम पर पड़ रहा है, जबकि यहाँ इस वॉरेन ट्रस में सारा लोड एक ही बीम पर नहीं, बल्कि इन सभी ट्रायंगुलर बीम्स पर बराबरी से बंट रहा है। अब मैं तीसरी ईंट रखने जा रहा हूं। ठीक है, अब चौथी की बारी। सच कहूं तो अभी मैं बहुत नर्वस हूं। अब देखते हैं कि 5वीं ईंट से क्या होता है। अब छठी ईंट, मुझे लगता है इससे हमें जवाब मिल जाएगा। ओह, ये तो इसका भार संभाल ही नहीं पाया। आपने देखा अब ये किस तरह से ढह गया। लेकिन ये वॉरेन ट्रस अभी भी इस पूरे लोड को मजबूती से संभाले हुए है। इसमें सारा वजन एक ही बीम पर नहीं पड़ रहा है, और इस वजह से ये 6 ईंटों का भार संभाल पा रहा है। वॉरेन ट्रस सच में एक कमाल का इंजीनियरिंग इनोवेशन था। बात सिर्फ ब्रिजेस की नहीं है। अगर इस डिजाइन से आप किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ऐसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाने होंगे। ये ऐसा डिजाइन है जो सालों साल चलेगा। इंजीनियर्स इस 170 साल पुरानी खोज को बड़े पैमाने पर एक 7 मंजिला शॉपिंग मॉल और स्काई स्क्रेपर को सपोर्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आम फाउंडेशन बनाना इम्पॉसिबल है, पर ऊपर बने रिटेल स्पेस और नीचे कवरेज होते रेल ट्रैक्स के बीच 4 मीटर ऊंचे वॉरेन ट्रसेस से अब ये पॉसिबल हो गया है। तो अभी हम रिटेल स्पेस के नीचे प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। हमारे नीचे रेलवे ट्रैक्स स्विच हो रहे हैं। इस वक्त हम एक ब्रिज स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हुए हैं। ये उस ब्रिज का निचला हिस्सा है और वो ऊपर का हिस्सा है। इसमें लगे वॉरेन ट्रसेस इस ब्रिज स्ट्रक्चर के मेन एलिमेंट्स हैं।
इस 45 मीटर चौड़े गैप को पूरा करने के लिए कुल 14 बड़े ट्रसेस को लगाया गया है। हमने इस ट्रस स्ट्रक्चर की मदद से एक बेहतरीन मजबूत ब्रिज डेक बनाया है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी बिल्डिंग्स को सपोर्ट करने में बहुत कारगर साबित हुआ। ये ट्रसेस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका वजन संभाल पा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐतिहासिक वॉरेन ट्रस डिजाइन इस बड़े प्रोजेक्ट में एक अहम किरदार निभा रहा है। हमसे पहले जो इंजीनियर्स थे उनके डिजाइन्स की वजह से ये आज हमारे सारे काम संभव हो पा रहे हैं। खास तौर से 19वीं सेंचुरी में उनकी जो शानदार इंजीनियरिंग थी उसे आज भी हम कई प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ट्रसेस से इस प्रोजेक्ट के सबसे ऊंचे टावर को सपोर्ट किया जाएगा और पूरा होने के बाद ये न्यूयॉर्क का दूसरा सबसे ऊंचा टावर बन जाएगा। इंजीनियर जे क्रॉस के पास इसके सबसे खास फीचर को देखने की परमिशन है। वो है इसका 100वां फ्लोर। वहां तक पहुंचने में इस लिफ्ट से 10 मिनट का समय लगता है। जब हम ऊपर जाते हैं तब शहर का एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है। ये कमाल का है। इसके टॉप के व्यू ने ही एक और बेहतरीन इंजीनियरिंग समाधान की प्रेरणा दी। पहले तो हमने इस बिल्डिंग को बिना एक ऑब्जर्वेशन डेक के डिजाइन किया था। फिर जब हमने देखा कि ये कितनी ऊंची होने वाली है तब हमने आर्किटेक्ट्स के सामने ये चैलेंज रखा कि वो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाएं। हमें लग रहा था कि वो डेक को टावर के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बाहर की तरफ डेक बना दिया जो दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे ऊंचा मैन मेड आउटडोर ऑब्जर्वेशन एरिया है। लगभग 1/3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने इस डेक से नीचे शहर का एक शानदार और खूबसूरत व्यू मिलता है। लेकिन हवा के बीचों बीच ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग करने की जरूरत थी। पहले हम श्योर नहीं थे कि इसे बनाना कैसे है। हमें लगा कि ये एक ब्रिज की तरह होगा जिसे पीस बाय पीस जोड़कर हम बिल्डिंग के ऊपर लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी सपोर्टिंग स्कैफोल्डिंग चाहिए थी जो एक प्रॉब्लम थी। तो हमारे स्टील फैब्रिकेटर ने आइडिया दिया कि 14 पीसेस ऐसे बनाए जाएं जो पहले से असेंबल होके यहाँ आएंगे, फिर बस यहाँ उन पर बोल्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस बिल्डिंग के साइड में एक के बाद एक सेक्शंस को आपस में जोड़ा गया, जिनमें से कुछ का वजन 45 टन तक का था, जिसके बाद 700 स्क्वायर मीटर स्काई डेक बन पाया। लेकिन ये तभी पूरा होता जब इस पर रीइंफोर्स्ड ग्लास से बना एक बड़ा ट्रायंगल फिट किया जाता। हमें लगा कि उस एंड तक जाने के अलावा, जो अपने आप में ही बहुत एक्साइटिंग है, क्यों ना इसे और बेहतर बनाएं और नीचे ग्लास फ्लोर लगाएं। फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं है, ग्लास नहीं लगा और 1000 फुट नीचे सिर्फ सड़क है और लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। जब यहाँ ये ऑरेंज नेट लगा तब ये सुरक्षित लगता था। अब तो यहाँ 2-3 वायर्स हैं, इनके पास गए तो सीधा नीचे चले जाएंगे। ग्लास के 4-550 किलोग्राम ट्रायंगुलर सेक्शंस स्काई डेक को पूरा करेंगे। 30 इंच मोटे कांच के इन सेक्शन से विजिटर्स को आश्चर्यजनक नजारे दिखने वाले हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं उस पर चलूंगा, ये तो पक्का है, लेकिन अभी सोचकर ही डर लगता है। इस साइट की सबसे नायाब इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करता ये आर्ट्स वेन्यू है जिसका नाम है द शेड। इंजीनियर ईलाई गॉटलीब इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस शेड को 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहला वो जिसे हम फिक्स्ड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं और इस वक्त हम उसी बिल्डिंग पर खड़े हैं। दूसरा हिस्सा है वो स्लीव जो बिल्डिंग पर लगाई गई है। जब वो इस्तेमाल में नहीं होती है तब उसे वापस अंदर लाया जा सकता है और जब यहाँ पर बड़े इवेंट्स होंगे तब शेड को बाहर निकाल कर ढक लिया जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा सा वेन्यू बन जाएगा जिससे ज्यादा लोग आ पाएंगे। ऐसा आज तक किसी ने नहीं बनाया है। टीम एक स्पेशल इन्फ्लेटेड प्लास्टिक के इस्तेमाल से शेल को लाइट वेट बना रही है।
ताकि इसे मूव करने में कम से कम पावर इस्तेमाल करनी पड़े। इसकी छत पर महज 180 हॉर्स पावर का एक ड्राइव सिस्टम लगाया गया है। तो अभी हम शेड फिक्स्ड बिल्डिंग के छत पर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये टीथ ड्राइव मैकेनिज्म के हैं जिन पर शेड मोटर्स रोल करेंगी और असेंबली को आगे और पीछे ले जाएंगी। ये बिल्कुल एक के ऊपर एक खड़े 600 हाथियों को मूव करने जैसा होगा और यहाँ उसके लिए 8 रोलर स्केट्स भी हैं। ये रोलर स्केट्स असल में 2 मीटर ऊंचे व्हील्स के 8 पेयर्स हैं जो हैवी ड्यूटी रेल्स पर चलते हैं। 2016 में इस रिट्रैक्टेबल बिल्डिंग का पहली बार टेस्ट किया गया जो बेहद सफल रहा। शेड को चलते हुए देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था, पर वो बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शोर नहीं हुआ, इसलिए कई लोगों ने उसे मिस कर दिया था। वो सब इतनी शांति से हो रहा था कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। वो सोच रहे थे कि ये तो पहले यहाँ था, अब यहाँ कैसे पहुंच गया, आखिर ये कैसे हुआ। तो ये सब बहुत ही स्मूथली हुआ। 28 एकड़ में बने हडसन यार्ड्स में अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स एक एक्टिव रेल यार्ड पर बन रहे हैं, इसलिए यहाँ इंजीनियरिंग चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। भले ही इसका कॉर्नर मेन ट्रैक्स को कवर नहीं करता, लेकिन तब भी इससे एक बड़ी समस्या आ गई है। एक बड़े टावर को बनाया जाना है जो $2.4 बिलियन के मैनहट्टन ट्रांसपोर्ट हब के ठीक ऊपर मौजूद होगा। 55 हडसन यार्ड्स एक ऑफिस बिल्डिंग है और वो उस प्लेटफॉर्म एरिया के ठीक बाहर होगी जो रेल यार्ड्स के ऊपर है, लेकिन उसके ठीक नीचे ये बड़ा सबवे स्टेशन होगा। 3 साल पहले बना 34th स्ट्रीट हडसन यार्ड स्टेशन शहर का नया स्टेशन है। मैनहट्टन में रोजाना 15 लाख यात्री आते हैं, इसलिए ये स्टेशन इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन इससे इंजीनियर्स के सामने एक भारी भरकम चुनौती आ गई है। हमारे पास सबवे स्टेशन पर वजन बढ़ाने के बहुत सीमित मौके हैं और हम उसके बाहर भी लिमिटेड लोगों के वजन को ही सह सकते हैं। इसलिए अब इतने लिमिटेड ऑप्शंस होने के बावजूद हमें इसी फाउंडेशन पर एक बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है। नए फाउंडेशंस के लिए जगह कम पड़ने से टावर ब्लॉक का 40% भार सबवे स्टेशन की फाउंडेशंस पर डालना पड़ा। यहां ओवरलोडिंग का खतरा था, इसलिए टावर का साइज कम किए बिना उसका भार कम किया गया। हमारी बिल्डिंग में 51 फ्लोर्स में ऑफिस स्पेस है और लिमिटेड फाउंडेशंस पर इसका बहुत भार पड़ेगा। तो इंजीनियर्स को ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत थी जिनकी मदद से बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा हल्का बनाया जाए। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है कि बिल्डिंग को हल्का बनाना है, पर एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग इम्पॉसिबल सा काम है। ये इम्पॉसिबल लग रहा है, पर क्या अतीत के इंजीनियर्स से लाइट वेट मटीरियल्स की प्रेरणा मिल सकती है? ये बहुत खूबसूरत है। वर्जीनिया के किप्टो पीक स्टेट पार्क में इंजीनियर मेगन हार्ट ये देखने आई हैं कि जंग में काम आया एक मटेरियल न्यूयॉर्क की टीम की मदद कैसे कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही थी। उसके लिए कई रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। उसमें से मेन मटेरियल स्टील था। मिलिट्री को सप्लाई करने के लिए स्टील प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जाने लगा। इससे स्टील की कमी हो गई, लेकिन उस वक्त यूएस नेवी को सप्लाई शिप्स की एक फ्लीट की जरूरत थी, तो उनकी जरूरत पूरी कैसे हुई? ये था उस समस्या का शानदार समाधान, जिसे एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जिसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं गया था। ये बोट्स कंक्रीट की हैं, यकीन नहीं होता। और ये तैरती भी हैं। न सिर्फ ये तैर पाई, बल्कि इन्होंने जंग में यूएस नेवी की काफी मदद की। कंक्रीट के बारे में लोगों की आम राय है कि वो बहुत भारी होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पानी में बिल्कुल भी तैर नहीं पाती। ये कंक्रीट अलग है। इसे बनाने वाले शख्स थे स्टीवन जे हेड। वो 19वीं सदी की शुरुआत में कैंसस सिटी बिल्डिंग ट्रेड में काम कर रहे थे, जहां उन्हें एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने देखा कि जब फायरिंग प्रोसेस में किल्न के पास रखे शेल स्टोन्स को ओवरहीट किया जाता तो वो फूल जाते थे। गर्मी से पत्थरों के अंदर एयर बबल से एक हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता था, जिससे वो हल्के बन जाते। हेड ने उन्हें सीमेंट और पानी के साथ मिलाकर एक ऐसी कंक्रीट बनाई जिसने जंग की तस्वीर बदल दी।
ये एक ऐसा आविष्कार है जो हडसन यार्ड्स इंजीनियर्स की मदद कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसे 24 100 मीटर लंबे कंक्रीट शिप्स का निर्माण हुआ था। ये यूएस नेवी की समस्या का एक बहुत ही अनोखा समाधान था। वाह, ये अमेजिंग है। आप देख सकते हैं इसका शेल अभी तक टिका हुआ है। स्टीवन जे हेड ने इन बोट्स को बनाने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल का आविष्कार किया। न्यूयॉर्क में इंजीनियर्स हेड की खोज की मदद से स्काई स्क्रेपर के वजन को कम करने वाले हैं। 55 हडसन यार्ड्स 240 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी और उसका ज्यादातर भार एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब पर पड़ने वाला है। ओवरलोडिंग ना हो उसके लिए टीम को इसके अंदर का भार कम करना पड़ा। इस वक्त हम 55 हडसन यार्ड्स के 47वें फ्लोर पर हैं और लाइट वेट कंक्रीट की मदद से हम एक ऐसी हल्की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में कामयाब हो पाए जो सबवे स्टेशन के पास मौजूद लिमिटेड फाउंडेशन पर टिकी रह सकती है। इस फ्लोर की छत और इसका फ्लोर यानी ऊपर का स्लैब और नीचे का स्लैब पूरी तरह से लाइट वेट कंक्रीट से बनाया गया है और यही हमने पूरी बिल्डिंग में रिपीट किया है। हमने इसकी मदद से करीब 20 से 30% वेट कम कर लिया है। अगर 20% वेट कम हुआ है इसका मतलब हम बिल्डिंग को 20% ऊंचा बना सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। ये कंक्रीट फ्लोर्स भी बहुत हल्के हैं क्योंकि ये बस 9 इंच मोटे हैं, लेकिन इतने पतले फ्लोर से टावर के चौड़े ओपन प्लान एरियाज को बनाना एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। टीम ने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए पोस्ट टेंशनिंग नाम की एक टेक्निक का सहारा लिया। वैसे सच तो यह है कि न्यूयॉर्क में पोस्ट टेंशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं किया गया है। ये वो पहली बिल्डिंग है जिसमें उसका इस्तेमाल स्लैब्स में रेगुलरली किया गया। तो मेरे ऊपर ये जो वाइट एरियाज हैं जिन पर पीटी जोन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पोस्ट टेंशन कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हैं। असल में इसमें एक हाई स्ट्रेंथ केबल है जो कंक्रीट को पीठ से पुल करता है, जिससे वो ज्यादा भार संभाल पाता है। लिक्विड कंक्रीट में स्टील केबल्स का एक नेटवर्क बिछाया जाता है। हाइड्रोलिक जैक से खींचकर उनकी टेंशन को बढ़ाया जाता है। सूखने के बाद कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स 7000 से 8500 psi तक बढ़ जाता है। ये झुकती नहीं और इससे एक हल्का और पतला स्लैब बन जाता है। इस हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंक्रीट और पोस्ट टेंशन स्लैब से यहाँ ऊपर एक पतला स्लैब लगा पाना मुमकिन हो पाया है। ये बिल्डिंग को हल्का बनाने का एक बेहतरीन सोल्यूशन है और इससे हम सबवे स्टेशन के ऊपर इसकी ऊंचाई को बिना किसी फिक्र के बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अभी 6 बिल्डिंग्स बन रही हैं और कुछ ही समय में हम यहाँ और बिल्डिंग्स भी बनाने वाले हैं। हम न्यूयॉर्क में उतना ऑफिस स्पेस बना देंगे जितना डाउनटाउन सैन डिएगो में नहीं होगा। इसे कामयाब होने के लिए मैनहट्टन के सबसे नए बिजनेस पार्क को 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जरूरत होगी। लेकिन न्यूयॉर्क में लगातार पावर सप्लाई मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरिकेन सैंडी से हाल ही में शहर में बेहद नुकसानदायक पावर कट हुआ था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैनहट्टन में पावर कट होता है तो वो मामूली बात नहीं होती है। ये एक बड़ा शहर है जो हर वक्त जगमगाता रहता है, इसलिए जब पावर कट हो जाता है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इस शहर की रौनक कहीं खो जाती है। फ्रैंक नॉरक्रॉस हडसन यार्ड्स एनर्जी सप्लाई टीम के हेड हैं। उन्हें इस नए प्रोजेक्ट को पावर कट से बचाने का तरीका ढूंढने की जरूरत है। जो कस्टमर्स हडसन यार्ड्स होम में घर लेंगे उन्हें कभी भी पावर कट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जो लोग यहाँ दिन में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे उन्हें एक इलेक्ट्रिकल सर्विस की जरूरत होगी जिस पर वो भरोसा कर सकें। पावर कट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जब बिजली चली जाती है तब जिन सिस्टम्स पर हम अपनी सुरक्षा और आराम के लिए निर्भर करते हैं वो बंद हो जाते हैं और ऐसे में हम डर और खतरा महसूस करते हैं। लेकिन तूफान आने पर भी पावर सप्लाई को कैसे जारी रखा जाए, इसके लिए टीम को अतीत की एक खोज से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जब बात पावर बनाने की आती है तब फैक्ट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले मशीनों को हाथ से चलाया जाता था, फिर औद्योगिक क्रांति के बाद स्टीम इंजन आया। अब एक बड़े इंजन से सारी चीजों को पावर दी जा सकती थी, लेकिन सब कुछ इसी पर निर्भर था। इसलिए कोई भी गड़बड़ी होने पर
सब कुछ ठप पड़ जाता। फिजिसिस्ट एंड्रू स्टील उत्तरी इंग्लैंड में एंसन इंजन म्यूजियम में एक ऐसा ऐतिहासिक आविष्कार देखने आए हैं जिसने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया था। निकोलास ऑटो एक जर्मन सेल्समैन थे जिनके इंजीनियरिंग के शौक से जन्मे आविष्कार ने 19वीं सदी को बदल दिया। ये था ऑटो का आविष्कार। इसे एटमॉस्फेरिक गैस इंजन कहते हैं और इसमें उस वक्त के स्टीम इंजन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा फायदे थे। पहला, इसे चलाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। दूसरा, इसे कई लोग नहीं बल्कि एक ही इंसान चला सकता था। और तीसरा, ऐसे कई इंजन्स को फैक्ट्री में लगाकर उनसे अलग अलग मशीनें चलाई जा सकती थीं, न कि एक बहुत बड़ा स्टीम इंजन जिस पर अकेले ही सारी मशीनों को चलाने की जिम्मेदारी होती। ये साइज में छोटा था लेकिन स्टीम इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा। ये बिल्कुल आसान नहीं है। इस खास इंजन को नेचुरल गैस से चलाया जाता था। अरे वाह, स्टार्ट हो गया। इस तरह के इंजन को चलाने के लिए इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिस्टन लगाया जाता है। तो जब इसका पिस्टन ऊपर जाता है तो अपने साथ गैस और एयर का मिक्सचर खींचता है और उसके बाद ये लगभग इस लेवल तक आकर रुकता है और जो पायलट लाइट उसके फ्लेम सिलेंडर के अंदर पुल की जाती है उससे एक एक्सप्लोजन होता है जो पिस्टन को सिलेंडर से ऊपर ले जाता है। एक छोटे पावर स्टेशन के जैसा ऑटो का सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बहुत हद तक कामयाब रहा, पर उनके नए और बेहतर गैस पावर्ड मॉडल से हडसन यार्ड्स इंजीनियर्स को उनकी मुश्किल का हल मिल सकता है। ये ऑटो के डिजाइन का दूसरा मॉडल है और ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसमें एक 4 स्ट्रोक साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इंजन के मुकाबले इस इंजन में हर इग्निशन के लिए पिस्टन के 4 स्ट्रोक्स होते हैं। सबसे पहले पिस्टन नीचे की ओर जाता है और एयर और गैस को चेंबर के अंदर खींचता है। दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर उठता है, तब एयर और गैस को कंप्रेस किया जाता है। तीसरे स्ट्रोक में उसे इग्नाइट किया जाता है और पिस्टन नीचे आता है। फिर चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर पुश किया जाता है। इससे एक बहुत ही एफिशिएंट, भरोसेमंद और शांत इंजन मिला। इस इंजन के पूरे कॉन्सेप्ट को 4 स्ट्रोक साइकिल या ऑटो साइकिल भी कहा जाता है, जो इसके इन्वेंटर के नाम पर रखा गया है। इस तरह के इंजन्स को तुरंत फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन उसके अलावा भी इनका काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, खास तौर से उस वक्त की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही नायाब नमूना है। आज ये हमारी पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है। ऑटो की खोज को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफी हद तक इस्तेमाल किया, लेकिन अब हडसन यार्ड्स के इंजीनियर्स उनकी इस खोज की मदद से एक बड़े पावर बैकअप सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। 2015 में मैनहट्टन की इस साइट पर दुनिया के 4 सबसे बड़े 4 स्ट्रोक गैस इंजन आए, जो 40 टन, 20 सिलेंडर, 4600 पावर के थे। यहाँ पर जो सिस्टम है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी तेज स्पोर्ट्स कार में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि एक 4 स्ट्रोक साइकिल पर ऑपरेट करता है। ये 30 फुट लंबा है और लगभग 10 फुट ऊंचा है। इसे हडसन यार्ड्स के पावर सप्लाई का मेन सेंटर कहा जा सकता है। अगर न्यूयॉर्क का पावर सप्लाई फेल हो जाए और सारा शहर अंधेरे में डूब जाए, तब नेचुरल गैस सप्लाई शुरू हो जाएगी और ये बड़ी मशीनें हडसन यार्ड्स पावर प्लांट को चलाने का काम जारी रखेंगी। ये प्लांट हडसन यार्ड्स को पावर कट से बचाता है क्योंकि इसमें माइक्रोग्रिड मोड में काम करने की काबिलियत है। इसका मतलब है कि अगर यूटिलिटी ग्रिड से बाहर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम इस प्लांट से पावर सप्लाई को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हडसन यार्ड्स में रहने वाले लोग और वो बिजनेसमैन जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, वो यहाँ बिना किसी फिक्र के काम कर सकते हैं। जरूरत के वक्त ये विशाल इंजन्स 13 मेगावाट पावर जनरेट कर सकती हैं।
ये इंजन्स जब स्टार्ट होते हैं तब इनकी आवाज कमाल की होती है। मुझे बिल्कुल वैसी ही एक्साइटमेंट होती है जैसे किसी चमचमाती रेसिंग कार के इंजन के स्टार्ट होने पर होती है, और वो फीलिंग उससे कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि इन इंजन्स का साइज़ बहुत बड़ा है। इस इंजन की आवाज़ सुनने पर ऐसा लगता है कि मैं बस इसे सुनता ही रहूं। ये पूरे प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई देता है और जब ये चलता है तो आपको इसकी पावर का एहसास होता है। हडसन यार्ड्स प्रोजेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ये 28 एकड़ में बना एक ब्रांड न्यू स्पेस है जो एक वर्किंग रेल यार्ड के ठीक ऊपर है। न्यूयॉर्क कैसा दिखता है ये सबको पता है, इसलिए जब हम उसे बदलते हैं तब वो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। हमने अब वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जहां कोई जगह ही नहीं थी। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट में कदम कदम पर कई मुश्किलें आईं। इस साइट पर जो इंजीनियरिंग की गई है वो कमाल के टीम वर्क और विजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई लोगों की मेहनत से ये प्रोजेक्ट अब पूरा हो पा रहा है। लेकिन अतीत के आविष्कारों से प्रेरणा लेते हुए, उन्हें इस्तेमाल करके और खुद नई खोज करते हुए इंजीनियर्स ने इस बार भी बना दिया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल। हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ऐसा लगता है कि एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, पर उसी का तो मजा है। आई लव दिस प्रोजेक्ट।